Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of environment for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 24th of December to 30th of December. Alright, so without further ado, let's take a look at what issues we shall cover in this particular video with respect to environment. इश्यूज टू बी कवर्ड, कौन से इश्यूज हम कवर करेंगे। ये जो हफ्ता था ना वो एनवायरमेंट के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। एनवायरमेंट रिलेटेड ज्यादा न्यूज भी नहीं आई इस हफ्ते, बट फिर भी कुछ इवेंट्स थी जो एनवायरमेंट की आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें देख लेते हैं। ऑलराइट, एक आइसबर्ग A68A जो है वो अंटार्कटिका से सेपरेट हो चुका है। अंटार्कटिका में एक आइस शेल्फ था, लार्सन सी आइस शेल्फ, उससे एक आइस का ब्लॉक ना टूट के सी में चला गया था और वो बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक है और वो आइस का ब्लॉक ना अब अटलांटिक ओशन में एंटर करता जा रहा है और किसी एक हैबिटेबल आइलैंड पे भी पहुंच रहा है जहां पे कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ है और उस वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए ये न्यूज में आ गया। खैर, हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आइसबर्ग्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, तो आइसबर्ग्स को लेके हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आइसबर्ग्स टूटते कैसे हैं, किस चीज की वजह से आइसबर्ग्स ट्रैवल करते हैं, क्या ओशन करंट्स का क्या रोल होता है आइसबर्ग्स को ट्रैवल करने में, और आइसबर्ग्स ग्राउंडिंग क्या होती है, आइसबर्ग कहीं ग्राउंड कर जाते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन YMC यमुना मॉनिटरिंग कमेटी जो NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिठाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि रिवर यमुना में जो पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स है ना वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं। यमुना में पोल्यूशन कंट्रोल को लेके काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसको देख लेंगे, हम इस न्यूज को देख लेंगे और हम यमुना के बारे में भी, यमुना में पोल्यूशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे। दो आर्टिकल हिंदू में आया था YMC की रिपोर्ट के ऊपर। देन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है डिजिटल ओशन, तो उसके बारे में बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली लेपर्ड सर्वे हुआ था, यानी कि लेपर्ड सर्वे तो 2018 में हुआ था पर उसकी रिपोर्ट अभी आई है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि इस बार के प्रीलिम्स में पूछ ही लिया था कि एलिफेंट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। अब अगली बार अगर यूपीएससी एनिमल्स को लेके कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब एलिफेंट्स को लेके तो पूछेगा नहीं, तो इसीलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना जो उनमें वो स्पीशीज कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट में ज्यादा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आया लेपर्ड सर्वे। ऑलराइट, तो लेपर्ड्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वील स्टार्ट विद आइसबर्ग A68A। इससे रिलेटेड न्यूज वाज इन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज, सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द न्यूज वाज। ओके, हाँ जी। The giant iceberg A68A, the biggest block of free-floating ice from Antarctica with an area of about 5,800 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा है, एक छोटी स्टेट जितना एरिया हो गया, इतना बड़ा आइस का ब्लॉक है जो ओशन में फ्लोट कर रहा है। Has been drifting in the Atlantic Ocean since 2017. 2017 में ही ये अंटार्कटिका के एक आइस शेल्फ से टूट गया था अंटार्कटिका के, और वहां से अटलांटिक ओशन में फ्लोट करता जा रहा है, ठीक है। This year, due to an ocean current, the iceberg was propelled into the South Atlantic Ocean. क्योंकि ओशन करंट्स ना साथ साथ आइसबर्ग्स को भी ले जाते हैं, या तो विंड ले जाएगी या ओशन करंट्स ले जाएंगे, राइट। तो ओशन करंट स्ट्रॉन्ग है जो साउथ अटलांटिक में है। अब आपको बताना है कौन सा ओशन करंट साउथ अटलांटिक में होता है। क्लियर, खैर वो ओशन करंट इसको साथ साथ ऊपर अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में ले गया है। And since then, it has been drifting towards the remote sub-Antarctic island of South Georgia. ठीक है, अब ना अंटार्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक जो साउथ अटलांटिक रीजन है आपका, साउथ अटलांटिक ओशन वाला रीजन, वहां पे एक आइलैंड है जो बहुत ही रिमोट है, ठीक है। वहां ह्यूमंस नहीं है बट वहां डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ है, पेंगुइन्स वगैरह भी हैं उधर, ठीक है। दो ऑफिशियली देखा जाए तो वो ब्रिटेन की टेरिटरी पड़ता है, ब्रिटेन की दूर दूर जो टेरिटरी है, कुछ आइलैंड्स आज भी ब्रिटेन की टेरिटरी में है। तो ये साउथ जॉर्जिया का जो आइलैंड है ये ब्रिटेन की टेरिटरी है, यहां पे मूव कर रहा है, और अगर वहां पे इसने ग्राउंडिंग कर ली, आइसबर्ग टकरा गया, वहां पे चला गया, पहुंच गया आइसबर्ग, तो वहां की वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो सकता है, ठीक है। Prompting fears about the impact the iceberg could have on the island's abundant wildlife. Clear?
Icebergs travel with ocean currents and either get caught up in shallow waters or ground themselves. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आइसबर्ग्स जो होते हैं ना, जितने ऊपर दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा डेप्थ होती है उनकी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाटर लेवल है और अगर आपका आइसबर्ग कुछ ऐसा है, ठीक है, जो आपको पानी के ऊपर दिख रहा है, तो पानी के नीचे वो इतना ज्यादा हाइट पे होगा, सॉरी डेप्थ में होगा. मतलब आइसबर्ग का जो ज्यादातर पोर्शन है वो पानी के अंदर सबमर्ज होता है. जो ऊपर दिखता है ना आपको, वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है. क्लियर? अब ये आइसबर्ग अगर फ्लोट करता जा रहा है तो अगर किसी आइलैंड के पास ये पहुंच जाता है तो आइलैंड के पास ना जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, जो ओशन फ्लोर की डेप्थ होती है. डीप ओशंस में तो ये फ्लोट करता जाएगा, बट ओशन फ्लोर की जहां डेप्थ कम होगी वहां ये आके ग्राउंड से टकरा जाएगा और अटक जाएगा, जिसे हम कहते हैं आइसबर्ग की ग्राउंडिंग. ओशन फ्लोर अगर शैलो हो जाए तो वहां ये नीचे वाला पोर्शन फिक्स हो जाएगा और आइसबर्ग वहीं पड़ा रहेगा. क्लियर? Icebergs with ocean currents and either get caught up in shallow waters or ground themselves. ठीक है? Now, US National Ice Center. अब US National Ice Center ने अपनी रिपोर्ट दी है इसी पर्टिकुलर A68A वाले आइसबर्ग पे. वैसे आपको इस नेशनल आइस सेंटर, अमेरिका के नेशनल आइस सेंटर का नाम क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आइसबर्ग्स को नाम देना इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस नेम आइसबर्ग्स, ठीक है, तो ये है यूएस नेशनल आइस सेंटर, ये देते हैं नाम आइसबर्ग्स को. USNIC is responsible for naming icebergs which are named according to the Antarctic quadrant in which they are spotted. अंटार्कटिक रीजन को अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, और उन 4 पार्ट्स को अपने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा हुआ है, A, B, C, D. तो जो आइसबर्ग उस एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में मिलेगा उसके बेसिस पे नाम होता है. ठीक है, जैसे ये A68A है ना, ये आइसबर्ग का नाम, तो ये A क्वाड्रेंट में मिला था. अगर ये B वाले क्वाड्रेंट में मिलता तो इसका नाम B68A होता. क्लियर? तो क्वाड्रेंट के बेसिस पे होता है. इन एनी केस यूएस जैसे ऐसे होगा ना, पूरे अंटार्कटिक रीजन को आपने 4 उसमें बांट दिया, क्वाड्रेंट ए, क्वाड्रेंट बी, क्वाड्रेंट सी, क्वाड्रेंट डी. अब यहां आइसबर्ग मिलता है तो उसका नाम ए से स्टार्ट होगा, यहां मिलेगा तो बी, यहां डी, यहां सी. क्लियर? USNIC confirmed that smaller icebergs are being carved. Carved मतलब बड़ा आइसबर्ग क्या होता है? बड़ा आइसबर्ग मान लो फ्लोट कर रहा है, उसमें से एक छोटा टुकड़ा अलग हो जाएगा और वो अलग आइसबर्ग बन जाएगा. बहुत बड़ा आइसबर्ग है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े आइस के निकलते जा रहे हैं और वो फ्लोट करते जा रहे हैं, छोटे आइसबर्ग्स बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक बड़े आइसबर्ग की कार्विंग. तो carved from the bigger icebergs, and right now the biggest section of iceberg is called A68A. A68A an iceberg roughly the size of the state of Delaware. USA की एक स्टेट है डेलावेयर, उसके जितना बड़ा है, मतलब एक स्टेट जितना बड़ा एक वो है आइसबर्ग है. स्प्लिट ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिक्स लार्सन सी आइस शेल्फ इन जुलाई 2017. अगेन पूरे अंटार्कटिक के कॉन्टिनेंट पे एक आइस शेल्फ की शीट्स होती हैं, ठीक है, उस एक बहुत बड़ी शीट है लार्सन सी, जो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रह चुकी है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं लार्सन सी आइस शेल्फ ना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है. क्या होता है कि लार्सन सी जो आइस शीट है जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में है, उसका क्या सिस्टम है कि ये गर्मियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी क्योंकि आइस मेल्ट हो जाएगी, सर्दियों में आइस बहुत ज्यादा आ जाती है तो ये एक्सपैंड कर जाती है. बट अगर मेल्टिंग ज्यादा हो रही हो और स्नोफॉल कम हो रही हो, आइस बन कम रही हो और मेल्ट अवे ज्यादा हो रही हो, तो लार्सन सी आइस शेल्फ ना जो शीट है वो ओवर द कोर्स ऑफ ईयर छोटा होता जाएगा साइज में. वही हो रहा है, तो ये एक प्रूफ था कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है. ठीक है, खैर लार्सन सी आइस शेल्फ इसलिए न्यूज में था, अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये जो आइसबर्ग है ये इसी में से टूट के निकला है. Since then, it has been drifting towards the remote island of South Georgia, which is British overseas territory. Again, ब्रिटेन की टेरिटरी है. ठीक है, जैसे फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ब्रिटिश टेरिटरी है, वैसे ही ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में आएगा. क्लियर? चलो, Why is A68 मूवमेंट वरीसम? हमें प्रॉब्लम क्यों है? A68 अगर साउथ अटलांटिक ओशन में जा रहा है, अगेन वही साउथ जॉर्जिया से टकरा जाएगा, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा. The fear is that if the iceberg grounds itself near the island, it could cause disruption to the local wildlife that forages in the ocean. जो उस आइलैंड के कोस्ट पे वाइल्ड लाइफ है ना, पेंगुइन्स वगैरह, वो पेंगुइन्स सी लाइफ को खाते हैं. कहां ये जा रहा है कि जैसे ही ये जो क्या कहते हैं आइसबर्ग है ये कोस्ट पे आ जाएगा साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पे, वहां की जो कोस्टल वाइल्ड लाइफ है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा.
अब पेंगुइन्स वगैरह ना फिशेस वगैरह खाते हैं, अब वहां पे फिशेस नहीं होंगी तो पेंगुइन्स को दूर जाना पड़ेगा फूड लेने के लिए। अब पेंगुइन्स क्या करते हैं कि जो अपने बच्चे होते हैं ना उन्हें घर पे छोड़ जाते हैं और कई दिन निकल जाते हैं फूड लाने के लिए, फूड लेके वो घर पे आते हैं, अपने जो यंग वंस है उन्हें फीड कर देते हैं। बट अगर कोस्टल लाइफ खराब हो जाएगी तो उन्हें और दूर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, खाना लाने के लिए, और जब वो इतनी दूर जाएंगे तो घर लेट आएंगे, तब तक उनके यंग वन स्टार्व टू डेथ हो जाएगा, मतलब दे विल स्टार्व टू डेथ। ऑलराइट, तो इसलिए ओवरऑल चेन इफेक्ट होगा पूरी वाइल्ड लाइफ को। As per ecologists from the British Antarctic Survey, which will launch a research mission to study A68's impact on the ecosystem next month, if the iceberg gets stuck near the island, it could mean that penguins and seals will have to travel farther in search of food. है ना? For some, this would mean that they wouldn't get back in time to prevent their offspring from starving to death. Alright? But ये तो नुकसान हो गए इस आइसबर्ग के ग्राउंडिंग से। कुछ फायदे भी हो सकते हैं। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को जो स्टडी करे ना वो कह रहे हैं इसका एक फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? मैंने उसका स्क्रीनशॉट ही ले लिया। On the other hand, there are some positives of an iceberg being stuck in the open ocean. Since icebergs carry dust, ठीक है, आइसबर्ग्स ना अपने साथ फ्रोजन फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स साथ लेके चलते हैं। अगर एक आइसबर्ग ओशन में स्टक हो जाता है क्योंकि शैलो वाटर्स हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना ग्राउंड में गिर जाएंगे, सॉरी ओशन में गिर जाएंगे। अब जब आप ऑर्गेनिक मैटर ओशन में डाल देते हो ना तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होने लग जाती है, तो उस एरिया में फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करने लग जाएंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स ना ओशियानिक प्लांट्स हैं, सी प्लांट्स हैं, और कोई भी प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 तो लेता ही है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे उस रीजन में तो CO2 आप एटमॉस्फेयर से सिक्वेस्टर करना शुरू कर दोगे, वो एरिया CO2 एटमॉस्फेयर से कम करना शुरू कर देगा, तो ओवरऑल कार्बन लेवल्स आपके एटमॉस्फेयर में कम हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ी राहत मिल सकती है, पर बहुत थोड़ी, बट ये जबरदस्ती का पॉजिटिव निकाला हुआ है। Why did the iceberg carve? Icebergs carve क्यों हो रहे हैं? As per BAS, the iceberg's carving is thought to be a natural event and not a result of climate change. However, some models predict that a warming Antarctica in the future could mean more carving events as ice shelves and glaciers retreat. जैसे मैंने लार्सन सी आइस शेल्फ के बारे में बताया, दो कहते हैं कि ये आइस शेल्व्स जो होते हैं ना ये टूटते रहते हैं और इनके आइसबर्ग्स बनते रहते हैं, नेचुरल इवेंट है, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं हो रहा है। पर ग्लोबल वार्मिंग से एक चीज हो रही है कि ये जो आइस शेल्व्स हैं ये बहुत ज्यादा टूटना शुरू हो गए हैं। लार्सन सी आइस शेल्फ कम होता जा रहा है क्योंकि टूटता बहुत ज्यादा जाता जा रहा है। अगेन मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग इज हैपनिंग व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर्स ग्लोबली। ऑलराइट, चलो तो ये हमारी न्यूज हो गई। अब हम यमुना पे आ जाते हैं, पोल्यूशन इन रिवर यमुना। इस पे हिंदू में एक आर्टिकल आया था, पर इस आर्टिकल में जितनी इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है इससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपके नोट्स में दे दिया, वो जरूर देखना, ठीक है, यमुना के बारे में। खैर, ये न्यूज क्या कहती है? द यमुना मॉनिटरिंग कमिटी इन इट्स 5th रिपोर्ट सबमिटेड टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हुआ क्या था 2018 में ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया था। गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ने उसके लिए आपने एक एक्ट बनाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। उस एक्ट के तहत आपका ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो एनवायरमेंट रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड केसेस को ट्राई करता है। क्लियर? अब एनजीटी ने ना एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई थी, एक कमिटी बनाई है टू चेक, टू मॉनिटर पोल्यूशन इन रिवर यमुना। तो 2018 में ना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमिटी बना दी थी। उस कमिटी का काम था कि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो चल रहे हैं यमुना में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको मॉनिटर करने के लिए कमिटी बनाई है, 2018 में बनाई थी। अब उस कमिटी ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट दी है, ठीक है, वो कमिटी ने जो रिसेंटली रिपोर्ट दी है ना उसकी फाइंडिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो वो देख लेते हैं। The YMC said that in some cases the developments have been better than expected. Again, पहले हम ये पहली लाइन ही पढ़ लेते हैं। The Yamuna Monitoring Committee, in its 5th report submitted to National Green Tribunal, has raised multiple issues due to which the river is polluted. इन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज करे हैं। इन्होंने बोला है कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम है पोल्यूशन कंट्रोल करना, वो अपना काम टाइम पे कर नहीं रहे हैं, इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। दो यमुना मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि कुछ एनकरेजिंग साइंस भी हैं, कुछ एरियाज में डेवलपमेंट बेटर हुई है, जितना हम सोच रहे थे उससे भी बेटर हुई है, पर मेजॉरिटी एरियाज में, मेजॉरिटी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स बहुत ही खराब चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। ऑलराइट,
YMC said that in some cases the developments have been better than expected, but lack of progress in other areas can be attributed to. देखो, अगर 10 चीजें करनी थी ना, 10 things were to be done, अगर 10 चीजें करनी थी तो उसमें से 2 में तो अच्छे रिजल्ट आए हैं, 8 में वाहियात रिजल्ट्स आए हैं. और उसका रीजन YMC ने क्या दिया है? But the lack of progress in other areas can be attributed to एक, several officers being on leave sporadically. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये काम कर नहीं रहे हैं, छुट्टियां ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, लीव पे चले जाते हैं, काम हो नहीं रहा है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है. तो एक ये है कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिनका काम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जिन्होंने देखना है उस मुद्दे को, वो बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं और छुट्टियों पे जाते रहते हैं. ये मेन रीजन बताया है YMC ने. दूसरा, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स गेटिंग डिलेड. कोई भी प्रोजेक्ट चलाना है, फॉर एग्जांपल यमुना में ना सीवेज से पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है आपने, ठीक है. अब वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा ना, पहले सीवेज का जो वेस्ट होगा वो पहले उस ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, फिर उससे क्लीन वाटर आप यमुना में बहा दोगे. ये करना है आपने, डिफरेंट एरियाज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं. अब उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए, राइट. पर पैसा अगर गवर्नमेंट आपको सैंक्शन करेगी तो फाइनेंशियल अप्रूवल लेना पड़ता है एक डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट से. फाइनेंशियल अप्रूवल लेना पड़ेगा, किस किस आदमी को कितनी कितनी तनख्वाह मिलेगी और किस किस आदमी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा. पर हमारे यहां पे ब्यूरोक्रेसी इतना बुरा काम कर रही है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बहुत लेट मिलता है, इसलिए काम स्टार्ट ही नहीं होता है. काम स्टार्ट नहीं होता तो सारा का सारा सीवेज का पानी आपका यमुना में चला जाता है. क्लियर. एंड लास्ट, लॉस ऑफ मोमेंटम बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. हाँ, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से जो ऑलरेडी काम चल भी रहा था ना वो भी रुक गया. तो ये 3 मेजर रीजंस उन्होंने करे हैं, बट ये सबसे ज्यादा शर्मनाक रीजन है कि सेवरल ऑफिसर्स बीइंग ऑन लीव स्पोरेडिकली. और इन्होंने एनजीटी को बताया है. अब एनजीटी फ्यूचर में कोई ऑर्डर निकाल सकता है कि आपने इन ऑफिसर्स पे सैंक्शंस लगे कुछ. क्लियर. चलो आगे. The YMC noted that the works to clean the river was nowhere near the achievement of the milestone and timelines laid out by NGT. NGT ने ना एक प्रॉपर प्लान देखा था और बोला था कि यमुना एक्शन प्लान के तहत आपको रिवर यमुना को क्लीन करना है इन स्टेजेस में. तो उसने ना टाइमलाइंस वॉच आउट कर ली थी, टाइमलाइन सेट कर दी थी, डेडलाइन सेट कर दी थी कि इस टाइम तक इतने प्लांट्स बन जाने चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इस टाइम तक जो बैंक्स हैं उनको ब्यूटिफाई कर देना है, ठीक है. ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे, उनके टाइमलाइंस दी थी. YMC कहती है ये तो कभी पूरा ही नहीं होएगा, ये डेडलाइंस पूरी नहीं होंगी क्योंकि काम ही बहुत घटिया चल रहा है. क्लियर. YMC was again, YMC की हिस्ट्री क्या है? यमुना मॉनिटरिंग कमेटी was formed by NGT in this. YMC also found that the Delhi Jal Board did not have a proper administrative and monitoring system in place. Delhi Jal Board भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है. By the way, Delhi Jal Board इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है यमुना स्टार्ट तो होती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से, पर उसकी पोल्यूशन स्टार्ट होती है दिल्ली से. दिल्ली से पहले यमुना ठीक है, दिल्ली से निकलने के बाद यमुना हाईली पोल्यूटेड होती है, ठीक है. बाकी आपको पता है ना, यमुनोत्री से निकलेगी, दिल्ली से होते हुए जाएगी और इलाहाबाद में गंगा के साथ, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज में गंगा के साथ मिल जाएगी, राइट. दिल्ली से निकलते ही ना यमुना बहुत ही बुरे हाल हो जाते हैं. क्लियर. तो ये था, एक मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया दिल्ली जल बोर्ड के बारे में, वो देख लेना अपने नोट्स में. एनीवे, आगे यमुना के बारे में और बातें कर लेते हैं, ठीक है. और यमुना में पोल्यूशन होता क्यों है, ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है चीजें जो मैंने अब मैं डिस्कस करूंगा, पर यमुना पर फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ, यमुना में पोल्यूशन क्यों होता है, क्या सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आर्टिकल में मेंशन नहीं थी, बट आपके नोट्स में आपको मिलेगी और वही हम डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ, रिवर यमुना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. गंगा की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है. It originates from Yamunotri Glacier in Uttarakhand, flows across 7 states and merges with river Ganga at Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh. ठीक है जी. Now, it's a river that has huge religious significance. इसकी religious significance हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा है. इन्हें हम गॉडेस यमुना भी कहते हैं, जैसे गॉडेस गंगा वैसे गॉडेस यमुना. ठीक है. यमुना is worshipped in Hinduism as goddess यमुना. वर्शिप वाला स्टेटस होने के बावजूद देखो, 2 रिवर्स को हम सबसे ज्यादा पूजते हैं. 2 ऐसी रिवर्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जिनको हम सबसे ज्यादा ऑनर करते हैं, पूजते हैं, गंगा और यमुना. और इन्हीं दोनों रिवर्स को हमने सबसे ज्यादा पोल्यूट करा है. दैट्स द आयरनी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. एज अ नेशन वी नीड टू थिंक अबाउट. एनीवेज,
River Yamuna also has immense socio-economic significance. It's not just important religion वाइज, ये इसकी सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। एक तो जिन रीजन से यमुना निकलती है उन रीजन्स को मच नीडेड पानी मिलता है, प्लस यमुना की वजह से फ्लड प्लेन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, अलूवियल प्लेन्स डेवलप होते हैं, अलूवियल प्लेन्स जहां पे फर्टाइल सॉइल बनता है, जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। तो यमुना की वजह से आसपास की कम्युनिटीज में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल सॉइल मिलता है, जिससे बहुत सारी फैमिलीज अपने आप को सस्टेन करती हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सोशल इंपॉर्टेंस है, सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, as it helps create highly fertile alluvial plains on which a significant chunk of northern India's population is dependent. Yes. Now, pollution क्यों हो रहा है भाई यमुना में, ये देखते हैं। The Yamuna is particularly polluted downstream of New Delhi. न्यू दिल्ली के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होती है, उससे पहले सब सही है। The capital of India, which dumps about 58% of its waste into the river. 58% जो वेस्ट है ना पूरी दिल्ली का, वो यमुना में डंप होता है। तो कैसे नहीं पोल्यूट होगी? और दिल्ली आप जानते हो पॉपुलेशन का गढ़ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में, तो इतने सारे लोगों का वेस्ट जब यमुना में डंप होगा, यमुना कैसे गंदी नहीं होगी? The most pollution comes from वजीराबाद, from where यमुना enters Delhi. ठीक है, वजीराबाद एक जगह है जहां से यमुना एंटर करती है दिल्ली में, ठीक है, वहां से तो बहुत ज्यादा वेस्ट डंप किया जाता है यमुना में। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है यमुना में? कहां कहां से पोल्यूशन आता है? डोमेस्टिक वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, ठीक है, प्लस कई बार हम वो विसर्जन वगैरह भी तो करते हैं, इमर्शन ऑफ आइडल्स वगैरह, मूर्तियां वगैरह, उससे भी पोल्यूशन आता है। खैर, सोर्सेज देख लेते हैं। According to Delhi Pollution Control Committee and Central Pollution Control Board, at least 90% of domestic wastewater in Delhi flows into Yamuna. Domestic wastewater मतलब हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर है, जैसे आप नहा लिए या फ्लश चला दिया, वो जो पानी है वो वेस्ट ड्रेन्स में ही जाएगा, वो पानी आपका वेस्ट वाटर होगा, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। वो सारा कहीं तो जाता है, दिल्ली में वो यमुना में जाता है, ठीक है। तभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हो आप कि वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करके नॉर्मल वाटर बना के फिर यमुना में दो। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेन्स फॉस्फेट केमिकल्स। अच्छा, इसमें क्योंकि क्या होता है, आप अगर नहाने का आपका पानी है तो आपने सोप लगाई है, कपड़े धोए तो डिटर्जेंट लगाया, वो पानी सारा नाली में चले जाता है। वो जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें फॉस्फेट केमिकल्स होते हैं। अब वो जो केमिकल्स एंड डिटर्जेंट वाला पानी यमुना में पहुंच जाएगा, और यमुना में कई जगहों पे आप देखोगे जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां से झाग वाला पानी बना हुआ है यमुना के साइड पे, यमुना के तट पे, दिल्ली में, ठीक है, फ्रॉथ लाइक अपीयरेंस होती है, पोल्यूशन है ही है। इंडस्ट्रियल एंड हैवी केमिकल्स कंटेमिनेशन भी है। ये तो सिर्फ डोमेस्टिक लोगों के घरों से आ रहा है ना, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से हैवी मेटल्स जा रहे हैं यमुना में। इंडस्ट्रियल एंड हैवी केमिकल कंटेमिनेशन ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन यमुना। नजफगढ़ एंड शहादरा ड्रेन्स, दो ड्रेन्स हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप करती हैं यमुना में। उन दोनों ड्रेन्स का नाम है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली ड्रेन्स है, नजफगढ़ ड्रेन, शहादरा ड्रेन आर द मेजर ड्रेन्स दैट डिस्चार्ज अ हेवी लोड ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द रिवर, ठीक है। प्लस रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन पोज अ मेजर थ्रेट ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन फॉर नियर बाय वाटर बॉडीज। इनसे ना हैवी मेटल्स डंप होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हैवी मेटल्स यूज करेगी, हैवी मेटल डंपिंग हो रही है। Among the heavy metals investigated in the river Yamuna water, iron was found to be the most abundant and even exceeding the limit. High amounts of heavy metals in water can cause several health effects, ठीक है, अगर वो कोई कंजम्पशन में चला जाए पानी, such as reduced growth, development, कैंसर वगैरह बहुत होता है, organ damage, किडनी फेलियर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। More than 800 million liters of largely untreated sewage is pumped into Yamuna each day. 800 मिलियन लीटर पंप हो रहा है रोज, वेस्ट अनट्रीटेड। Another 44 million liters of industrial effluents are also discharged daily into the river. है ना, इतना ज्यादा अनट्रीटेड, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जा ही नहीं रहा, ड्रेन हो रहा है। Sewage that is treated before being released into the river accounts for only 35%. जितना आप सीवेज का पानी डंप कर रहे हो ना यमुना में, सिर्फ 35% ट्रीट हो रहा है, रेस्ट 65% अनट्रीटेड जा रहा है। According to the Central Pollution Board, the water contains a concentration of 1.1 billion fecal coliform. Fecal मतलब वो जो ह्यूमन वेस्ट होता है, सॉलिड ह्यूमन वेस्ट, उसमें जो बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म, वो पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। खैर, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एंड पोल्यूशन ड्यू टू ये जो मूर्ति का विसर्जन करते हो आप, उसमें भी केमिकल्स होते हैं, चले जाते हैं। क्लियर?
खैर, प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स फॉर यमुना। यमुना में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कम्युनिटीज की तरफ से क्या क्या प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, क्या क्या प्लान है। नाउ सबसे बड़ा जो प्लान है ना जो यमुना को क्लीन करने के लिए, वो है यमुना एक्शन प्लान, और काफी टाइम से चलता जा रहा है। इट इज अ रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बायलैटरली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापानीज गवर्नमेंट जॉइंटली इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब जॉइंटली काम कर रहे हैं इस पे। जापानीज गवर्नमेंट हमें असिस्ट कर रही है यमुना को रिस्टोर करने के लिए। इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। ठीक है, ये अथॉरिटी का नाम याद रखना है आपने। नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट जो है यमुना एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर रही है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। यमुना एक्शन प्लान जिसका टाइम पीरियड था 1993 से लेकर 2002 तक, फिर इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था 2002 से 2003। फिर यमुना एक्शन प्लान फेज 2 2004 से 11, और यमुना एक्शन प्लान 3 2018 से लेकर अब तक जो चल रहा है। क्लियर? फिर यमुना प्यूरिफिकेशन ड्राइव चलाई थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड कवर्स 15 टाउन्स इंक्लूडिंग गुड़गांव, फरीदाबाद, गुरुग्राम कहते हैं इसे, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, हरियाणा में मोस्टली जितने भी टाउन्स हैं उनके लिए यमुना प्यूरिफिकेशन ड्राइव चलाई थी। इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ रॉ सूएज इनटू द रिवर। पर्पस इस ड्राइव का ये है कि सूएज जो जा रहा है पहले सूएज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, फिर यमुना में जाए। क्लियर? देन एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है, ये तो गवर्नमेंट्स ने चलाया हुआ है, यमुना एक्शन प्लान और यमुना प्यूरिफिकेशन ड्राइव। कुछ लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने ड्राइव चलाई हुई है, जैसे यमुना फाउंडेशन फॉर ब्लू वाटर इंक started in 2000 and the objective is to clean the pollution in Yamuna river throughout its course and to create a better ecosystem। ठीक है, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है ये। फिर मां श्री यमुना सेवा समिति, ये भी कम्युनिटी लेड है, एनजीओ चलाती है, जिन्हें इसका नाम फ्रेंड्स ऑफ यमुना भी है। Volunteer group started by newspaper hawker Ashok Upadhyay to do his bit in protecting the river from further pollution। Clear? चलो, now next news item पे हम आ जाते हैं, which is डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने निकाला है। नाउ डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक ही आर्टिकल आया, वो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है इनकॉइस, जिसने बनाया है ये ऐप। ये एक ऐप है जिसमें सारी ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना एक जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ऐप में आपको सारी ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिजिटल इंडिया के लिए एक स्टेप है, डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ, कि गवर्नमेंट की सारी चीजें, सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएं। तो इनकॉइस ने ये ऐप बनाई है, ये प्लेटफॉर्म बनाया, और इसे लॉन्च करा था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वालों ने। क्लियर? चलिए ये न्यूज देख लेते हैं। Recently, Ministry of Earth Sciences inaugurated a web-based platform, DigitalOcean, which was developed by Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS. Indian National Center for Ocean Information Services. All right. Now, ये DigitalOcean platform है क्या, करेगा क्या ये? It is a state-of-the-art data platform for better ocean data management. जब सारा ocean data एक जगह पे आ जाएगा, तो उसकी better management कर सकते हो आप। ठीक है? It is the first platform to provide ocean data related services at one place. Again, one-stop solution है। It includes a set of applications developed to organize and present heterogeneous oceanographic data. Heterogeneous मतलब different variety का, कि टेम्परेचर का भी डेटा होगा, सैलिनिटी का भी डेटा होगा, सारा डेटा एक जगह। प्लस इसको ना आपने थोड़ा और अच्छे से बनाया है, इन अ सेंस आप ना मैप के थ्रू व्यू कर सकते हो, इसे 3D मैपिंग कर सकते हो, 3D व्यूइंग कर सकते हो ओशन की, और उसमें ना कलर कोडिंग प्रॉपर होगी, और सैलिनिटी की भी कोडिंग होगी, टेम्परेचर की कोडिंग होगी, सारा डेटा बहुत ही इंटरैक्टिव वे में दिया हुआ है। It facilitates an online interactive web-based environment for data integration, 3D and 4D। 4D मतलब 3D तो आपको पता है, फोर्थ डायमेंशन कौन सी है, टाइम की, कि रियल टाइम आप देख सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस वगैरह सब हो सकता है इससे। खैर, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे इस वेब प्लेटफॉर्म के जो निकाला है, इसीलिए इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च करा है, कुछ एडवांटेजेस तो होंगे, तो वो देख लेते हैं। It will be a big step towards Government of India's Digital India Mission. Again, Government of India अपनी सारी ई-गवर्नेंस प्रोग्राम है ना जो Government of India का डिजिटल इंडिया के अंडर, उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि उसके सारे फंक्शंस ना ऑलमोस्ट ऑनलाइन चले जाएं। ठीक है, तो ये एक स्टेप है उस डायरेक्शन में। देन इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत।
अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे होगी और इंडिया में डेटा एनालिटिक्स भी बेटर होंगे, तो प्रॉपर ओशन मॉनिटरिंग के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज होंगी वो हम पे डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो एक तो हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, बाकी कंट्रीज की डिपेंडेंसी हम पे बढ़ जाती है, तो हमारी सॉफ्ट पावर ही ये एनहांस करता है। क्लियर? It will be a one-stop solution for oceanic research, maritime policy making, operational agencies and strategic users. It will boost sustainable management of oceans and promote government of India's blue economy initiative. कि आप अपनी इकोनॉमी में ओशियंस का भी रोल ज्यादा इंक्लूड कर रहे हो, मतलब आपकी इकोनॉमी में ओशियंस भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, तो उसमें भी ये काम आएगा। It will be promoted as a platform for capacity building on ocean and data management for all Indian ocean rim countries. All Indian ocean rim countries मतलब वो सारी कंट्रीज जो जिनका कोस्ट इंडियन ओशन के साथ लगता है, उन सबको फायदा होगा इससे हमारी वो ही बढ़ेगी, सॉफ्ट पावर ही बढ़ेगी। मोर अबाउट इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके बारे में और क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी ने बनाया है ये डिजिटल ओशन का प्लेटफॉर्म। ये जो इंस्टीट्यूट है ये है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन हैदराबाद एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, उसके अंडर ही ये इनकॉइस आता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स ESSO की है, इनकॉइस की है, वो आप नोट्स में से देख लेना। दीज डिटेल्स डू नॉट डिमांड एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन, ये आप नोट्स में से देख के ही कर लेना। ऑलराइट, बाकी इनकॉइस ने बनाए, ये याद रखना। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम चलते हैं अपने लास्ट इशू पे, विच इज अबाउट, एंड ये भी लास्ट इशू विच इज अबाउट लेपर्ड्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अभी सर्वे हुआ है लेपर्ड्स को लेके, जिसमें लेपर्ड्स का काउंट हमने चेक करा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ऑलराइट, चलो। The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently released the Status of Leopards in India 2018 की रिपोर्ट। ठीक है, according to the report, India has 12,852 leopards as compared to 7,910 leopards in 2014. The leopard population has increased by 60% in the country, which is good news. ठीक है, the states that recorded highest leopard estimates were Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra. Around 3,387 leopards were found in the Western Ghats region only. तो जो Western Ghats region है, वहां सबसे ज्यादा leopards पाए जाते हैं। Around 3,387 leopards were found in तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स इन स्टेट्स में भी पड़ती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, केरला। तमिलनाडु रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए। इन गैंजेटिक प्लेन्स एंड शिवालिक मोर देन 1,200 leopards were found। ठीक है, गैंजेटिक इंडियन प्लेन्स और शिवालिक रेंजेस वहां पे भी। The leopard census was also a part of India's tiger survey। तो हम टाइगर सर्वे करते रहते हैं हर 4 साल में, 2014, 18, तो उसके साथ साथ हम leopard census भी कर लेते हैं। According to the tiger survey, India is home to 12,000 leopards in the tiger range। टाइगर एरियाज में जो आपने एरिया स्पेशली टाइगर्स के लिए प्रोटेक्ट करे हुए हैं, वहां पे भी leopards मिलते हैं। The Tiger Survey of India entered into Guinness World Record for its world largest camera trap survey of wildlife। हम कैमरास, ये काउंटिंग जो हम करते हैं कि कितने लेपर्ड्स हैं, ऐसा तो नहीं है जंगल में जाके फॉरेस्ट ऑफिसर एक एक लेपर्ड को ऐसे काउंट करते हैं, ये रहा, ऐसे नहीं करते। कैमरा ट्रैप्स यूज करते हैं, क्योंकि फॉरएवर तो जा नहीं सकते, लेपर्ड हार्मफुल भी आप पे अटैक भी कर सकते, तो कैमरास लगाते हो, उसमें ट्रैप करते हो। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे था, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक में भी आया, टाइगर सर्वे का। The leopards are currently found in forested habitats in tiger range areas of the country. Apart from these regions, leopards are also found in arid landscape, higher elevations of Himalayas and majority of northeast landscape। खैर, leopards का conservation status, आपसे ये पूछ सकते हैं कि leopards का IUCN status क्या है। आपको पता है ना IUCN? तो leopards are listed as vulnerable। ये vulnerable कैटेगरी में है, यानी कि ये endangered या जो critically endangered होती है उस लेवल पे थ्रेट लेवल नहीं है इसका, but still vulnerable है। Leopards are listed as vulnerable in IUCN Red List of Threatened Species under CITES। CITES भी एक कन्वेंशन है, आपको एनवायरमेंट में पता होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा।
तो उसके भी अपेंडिक्स 1 में लाई करता है। देन इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स होता है। जो एनिमल्स को खतरा है, उनके मतलब स्पीशीज के नंबर्स कम होने में जो खतरा है, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में डाला जाता है। तो लेपर्ड को शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। क्लियर? लेपर्ड का हैबिटेट क्या है, ये आप देख सकते हो। जनरली वैसे लेपर्ड का जो हैबिटेट है ना, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेपर्ड कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर इंडिया में सदर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट्स रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। ऑलराइट, क्लियर? तो इसी के साथ हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आई नो ज्यादा नहीं थे इस बारी, बट अगेन कुछ हफ्ते होते हैं जब एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा होती है, कुछ हफ्ते होते हैं जब बिल्कुल ही नहीं होती। ये वो हफ्ता था जिसमें बहुत कम थी। In any case, I hope you liked the lecture. If you didn't, then please ask the doubts that you want. And if you have any suggestions for us, please tell us those suggestions. All right? So yeah, if you have any other doubts, then please write to us through various communication channels that we have made available to you. WhatsApp, call, anything you want. Or you can mail us also. So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.